अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, whatsoever you feel connected with. So today we are going to discuss about E.L. Thorndike behaviorism theory and after that Benjamin Bloom taxonomy. ठीक है, आप लोगों ने बीएड किया है, सबने सारे बीएड हो ना, ट्रेन टीचर, ठीक है। आप नोट डाउन बाद में करना, नोट डाउन या इसकी पिक लेना या नोट डाउन बाद में करना, पहले आपने समझना है, ठीक है। मैं यहाँ इसलिए हूँ, मैं इसमें बेस्ट क्वालिफाई हूँ कि मैं आसानी से आपको ये चीज समझा सकता हूँ, मुझे इतना पता है, ठीक है। तो क्या हुआ सर, दुनिया में बिहेवियरिज्म के एजुकेशन साइकोलॉजी में बहुत बड़ा नाम है E.L. थॉर्नडाइक का। क्या नाम है इनका? मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं E.L. थॉर्नडाइक। E.L. थॉर्नडाइक इज नोन एज फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी व्हेन ही वाज इंट्रोड्यूस्ड a new theory in education psychology, that is trial and error theory. That is ट्रायल एंड एरर थ्योरी इसका नाम है। दूसरा नाम इसका बॉन्ड थ्योरी है। तीसरा नाम इसका कनेक्शन थ्योरी है। ये है कौन? ये है E.L. थॉर्नडाइक। E.L. थॉर्नडाइक एक अमेरिकन एक साइकोलॉजिस्ट थे। क्या किया इन्होंने? एक भूखी बिल्ली को एक पजल बक्स में बंद कर दिया। कंडीशन क्या थी? एक भूखी बिल्ली को इन्होंने क्या किया? एक पजल बक्स में बंद कर दिया सर, और बाहर से एक बावल में एक फिश रखी। बाहर से एक बावल में क्या रखी? फिश। एक फिश रखी। जिन लोगों ने बीएड किया है उनको ये ताजा हो जाएगा। जब फिश रखी तो फिश की जो उसका एरोमा आ रहा था, उसकी जो खुशबू बिल्ली को आ रही थी, वो उसे उकसा रही थी, और जो बिल्ली हाथ पांव मार रही थी वो उसका रेस्पॉन्स था, और जो खुशबू आ रही थी वो उसे स्टिमुलेट करती थी। खुशबू क्या करती थी? स्टिमुलेट। और वो जो अंदर से इस केज से, इस पजल बॉक्स से बाहर निकलना चाहती थी सर, तो वो जितना भी ट्राई करती थी वो क्या था? उसका रेस्पॉन्स था। तभी हम इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी। बिल्ली और केज, इसके फिश के दरमियान जो कनेक्शन बन रहा था, हम इसे कनेक्शनिज्म कहेंगे। तो एक्सपेरिमेंट किस पे किया E.L. थॉर्नडाइक ने सर? केट पे। अब जब केट पे इसने एक्सपेरिमेंट किया था, इसको क्या दिखाना था? ट्रायल एंड एरर थ्योरी एक दुनिया में गजब की थ्योरी मानी जाती है बिहेवियरिज्म में, ठीक है। अब क्या किया इसने? जब बिल्ली को यहाँ रखा, बड़ी देर बिल्ली ने कोशिश की बाहर निकलने की, लेकिन बिल्ली बाहर नहीं निकली। अचानक यहाँ पे एक लेच है, एक लीवर है, यहाँ पे है सर, यहाँ पे एक लीवर है। अचानक से इस लीवर पे बिल्ली का पहला पांव पड़ा और ये खुल गया और बिल्ली बाहर आई, इसने खाना खाया। अब दोबारा से इसने फिर इस बिल्ली को भूखा रखा, और भूखा रखने के बाद क्या किया सर? इसको फिर बंद कर दिया। अब बिल्ली धीरे धीरे क्या, बिल्ली को ये समझ आ गई कि मुझे लेज को प्रेस करना है और मुझे बाहर निकलना है। थ्योरी का मतलब ये है कि हम लोग क्या करते हैं? पहले गलती करते हैं और गलती करने के बाद हम सीखते हैं, ठीक है। जब आप मोटरसाइकिल ड्राइव करते हो सर, पहले बहुत सारी गलतियां करते हो, लेकिन धीरे धीरे करके हम सीखते हैं। हम जो सीखते हैं, हमारे सीखने में ट्रायल एंड एरर थ्योरी का एक मेन रोल है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? पहले गलती करते हैं और फिर सीखते हैं। जब छोटा बच्चा आपके पास स्कूल में आएगा, पहले तो लिखने में, पहले पढ़ने में वो बहुत सारी गलती करेगा, और गलती करने के साथ साथ आहिस्ता 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 बच्चा बाद में सीखेगा। तो इसको कहते हैं हम क्या? बिहेवियरिज्म। मेरा जो डोमेन है पढ़ाने का कुछ और है, लेकिन पहले आपको ये समझाने का था ताकि आप इस चीज को समझे। अब यहाँ पे इसने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या किया सर? इसने कुछ लॉज दिए हैं। E.L. थॉर्नडाइक के जो लॉज हैं, he has given some primary law and some secondary law. पहला लॉ कहता है लॉ ऑफ रेडीनेस। पहला लॉ क्या कहता है? ये लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस कहता है एक बच्चा अगर मानसिक तौर पे, एक बच्चा अगर मेंटली और फिजिकली तौर पे वो लर्निंग के मूड में नहीं है, वो पढ़ना नहीं चाहता है। अगर बच्चा यहाँ पर बैठा है लेकिन मेंटली वो घर में होगा या कहीं और होगा, अगर वो मानसिक तौर पे, अगर फिजिकली वो बिल्कुल या मेंटली
सीखने के लिए तैयार नहीं है, ईएल थॉर्नडाइक कहता है कि अगर आसमान से एंजल भी आएगा वो बच्चा सीखेगा नहीं। लॉ ऑफ रेडीनेस को कहते हैं लॉ ऑफ मोटिवेशन। पहला लॉ, जब सीटेट का एग्जाम होता है, एचपीटेट का एग्जाम होता है, जो भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उसमें ये प्राइमरी लॉ जरूरी पूछे जाते हैं। दूसरा लॉ कहता है ये लॉ ऑफ अफेक्टिव इज नोन आल्सो लॉ ऑफ पेन, प्लीजर एंड पेन। प्लीजर एंड पेन। दूसरा लॉ क्या है इसका सर? लॉ ऑफ अफेक्टिव। जो बच्चे को आपने पढ़ाया, अगर उसका इफेक्ट बच्चे पे अच्छा पड़ा, बच्चा उसको आगे पढ़ेगा। अगर इफेक्ट बुरा पड़ेगा, बच्चा उससे पेन लेगा, या तो प्लीजर लेगा या तो वो पेन लेगा। जिस तरह मुझे मैथमेटिक्स में बड़ा कमजोर था, मैं जब भी कोई टीचर मैथ पढ़ने आता था मुझे बड़ा पेन होता था, क्योंकि मैथ मेरे दिमाग से ऊपर जा रहा था। ठीक है, प्लीजर और पेन लॉ क्या बताया गया है? जब आप बच्चे को पढ़ाओगे, अगर उसको अच्छा लगा तो बच्चा क्या करेगा सर? बच्चा उसको एज ए प्लीजर लेगा या उसको पेन होगा। अगर फिर तीसरा लॉ कहता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इसको लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी बोलते हैं। जो कुछ भी आपने बच्चे को पढ़ाया या जो कुछ आप सीखते हैं, अगर आप बार बार सर उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप क्या उसके मास्टर हो जाते हैं। प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस करेगा। जिस तरह अगर मैं अपनी मिसाल दूं सर कि मैंने मैट्रिक में मैथ छोड़ दिया है, अगर अब मुझे कोई कहेगा कि मैथ पढ़ाना मेरे लिए क्या है, वो बड़ा डिफिकल्ट है। अब क्या लॉ ऑफ प्रैक्टिस से दो लॉ और निकलते हैं, लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज। कितने लॉ निकलते हैं सर? लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज। जिस तरह मैंने मैट्रिक में मैथ छोड़ दिया है, मैंने उस पर प्रैक्टिस नहीं की है, वो किस पे चले गया सर? लॉ ऑफ डिसयूज में चले गया है। और मैंने बाकी सोशल साइंस में मैंने अच्छी प्रैक्टिस की है, वो क्या है? मेरा लॉ ऑफ यूज है। सर आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं बड़ी आसानी के साथ बात समझा रहा हूँ ताकि हमारा हर टीचर ये चीज समझे कि जब हम बच्चे को पढ़ाएंगे, पहला लॉ क्या है सर? लॉ ऑफ रेडीनेस। पहला बच्चा मेंटली और फिजिकली तैयार है, फिर हम पढ़ा सकते हैं। और जो हम उसको पढ़ाएंगे उसका इफेक्ट उस पर क्या पड़ता है। अगर बुरा पड़ता है तो वो पेन लेगा, अगर अच्छा पड़ता है वो प्लीजर लेगा। ठीक है। और तीसरा लॉ क्या है सर? प्रैक्टिस। जो आप उसको पढ़ाते हो, जिस तरह आप पहले लिखते थे ना मशक, वो क्या थी? वो प्रैक्टिस थी। तो जितना बच्चा आप जब सवाल दोगे उसे वो बार बार जितनी प्रैक्टिस करेगा तो उसको मेमोराइज होगा। ठीक है, वो याद करेगा, वो अच्छा करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो लॉ डिसयूज में हो जाएगा, अगर करेगा तो लॉ यूज में हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सर? बस ये जो प्राइमरी लॉ ये पूछी जाती है, ये तो टीचर को पता होना चाहिए। प्राइमरी, सेकेंडरी अगर नहीं होगा, सेकेंडरी के दो लॉ में बताऊंगा, फिर हम आगे चलेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है हमारा आज का लेक्चर। ठीक है। फिर है जी सेकेंडरी लॉ में लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। क्या है? लॉ मल्टीपल रेस्पॉन्स। देखिए मल्टीपल रेस्पॉन्स किस तरह समझाऊंगा सर? ये हमारे सर हैं, इनकी ड्यूटी आपकी ड्यूटी है सर? छात्र में आपकी ड्यूटी है। ये वहां से आए, ये चल रहे, ये भंडारपुर पे पहुंचे तो इनकी मोटरसाइकिल होगी खराब। क्या होगी? मोटरसाइकिल खराब। ये सबसे पहले किक मारेंगे, क्या करेंगे? लेकिन फिर भी मोटरसाइकिल नहीं चली। उसके बाद ये देखेंगे कोई इलेक्ट्रिक करंट का तो मसला तो नहीं है। उसके बाद ये तेल देखेंगे, उसके बाद बड़ी चीजें देखेंगे, ये बड़ी चीजें आजमाएंगे। लेकिन लास्ट में इनको पता चलेगा कि तेल ऑफ था, कि तेल क्या था। यानी बड़े रेस्पॉन्स आजमाएगा, कोई ना कोई रेस्पॉन्स काम करेगा। यानी ये बच्चे को इक्वेशन दे, बर्ड मास की इक्वेशन दे या उसे कुछ डिवाइड कोई भी क्वेश्चन दे, वो कई फार्मूले आजमाएगा, लेकिन एक ना एक फार्मूले से वो हाल निकलेगा। ठीक है। फिर है दूसरा है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। पार्शियल एक्टिविटी में क्या होता है कि हम जब बच्चे को तैयार होता है, उसको आगे एग्जाम देना है, एग्जामिनेशन में उसके वो ना सब सब्जेक्ट में वो अच्छा करता है, लेकिन साइंस पे ज्यादा फोकस है। उसको हमने समझाना है कि आपने पार्शियल करना है, साइंस को थोड़ा कम, बाकी तमाम सब्जेक्ट पे आप ध्यान दो ताकि आपका क्या है, आपका आउटपुट अच्छा निकलेगा। तो ये थे थॉर्नडाइक साहब। ये था बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म में सबसे बड़ा जो बिहेवियरिज्म का जो प्रोपोनेंट माना जाता था उसका नाम था जेबी वाटसन। जेबी वाटसन का एक मशहूर कॉल है, उसने कहा कि मुझे आप एक दर्जन भर बच्चे दे दो। इन्फेंट बेबी का वो कहता है। वो कहता है कि मैं दर्जन भर बच्चों को उनके बिहेवियर से उन्हें डॉक्टर बना सकता हूँ, उन्हें चोर बना सकता हूँ, उन्हें फकीर बना सकता हूँ, उन्हें मैं जज बना सकता हूँ। किस बेस पे? बिहेवियरिज्म। ये बड़ा उसका मशहूर कॉल है। तो ये बिहेवियरिज्म था। तो बिहेवियरिज्म के जो प्रोपोनेंट थे, ईएल थॉर्नडाइक भी प्रोपोनेंट था बिहेवियरिज्म का, और इनके साथ जो लास्ट प्रोपोनेंट था वो था बुरहिस फ्रेडरिक स्किनर। स्किनर ने एक रेट पे किया था। एक था इवान पेवलोव, उसने एक डॉग पे किया था। एक्सपेरिमेंट करके उन्हें ये चीज बताई थी
फिर क्या हो गया, फिर एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया। क्या आ गया सर? पैराडाइम शिफ्ट आ गया, एक चेंज आ गई। उसके बाद आ गए, उनका नाम था जिन्होंने ये टैक्सोनॉमी दी, उनका नाम था बेंजामिन ब्लूम। क्या था उनका नाम? बेंजामिन ब्लूम। बेंजामिन ब्लूम ने कहा नहीं, बच्चा बिहेवियरिज्म से नहीं सीखता है, बच्चा सीखता है 3 डोमेन से। कितने डोमेन से? अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे? बिहेवियर। लेकिन आप क्या हो गया, एक पैराडाइम शिफ्ट चेंज हो गया, आप पढ़ रहे हैं आप कॉग्निटिविज्म। तो कॉग्निटिविज्म में ब्लूम ने क्या कहा? ब्लूम हैज गिवन 3 डोमेन ऑफ लर्निंग, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। मेरे साथ दोहराओ जरा, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। कॉग्निटिव को हिंदी में बोलते हैं संज्ञान आत्मिक पक्ष। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संज्ञान आत्मिक पक्ष। हिंदी मैंने 5th में पढ़ी, अगर गलत होगा मुझे करेक्ट कर दें। सिर्फ 5th में मैंने हिंदी पढ़ी, आगे नहीं पढ़ी मैंने, कोशिश भी की मैंने लिखने की। संज्ञान आत्मिक पक्ष। अच्छा, और उर्दू में इसे कहेंगे अकली दायरा, या कहेंगे इसे वकूफी मैदान। अकली दायरा या वकूफी मैदान। कॉग्निटिव रिलेट करता है ब्रेन से। किससे करता है सर रिलेट? ये ब्रेन से रिलेट करता है। दूसरा कहा है इसने अफेक्टिव डोमेन। क्या कहा है दूसरा सर इसने? अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन को उर्दू में अगर हम कहें तासीराती मैदान, या हम कहें इसे रवाई जात दायरा, तो रवाया जाती दायरा। तो आपने ये टर्म भी लिखनी है। आप इसमें हिंदी में क्या है? भावात्मक पक्ष। यहां बच्चे की भावना से जुड़ा हुआ है, भावात्मक पक्ष। आज तीसरे डोमेन में जाएंगे हम, साइकोमोटर में। साइकोमोटर में क्या कहता है? उर्दू में इसको कहेंगे उर्दू में इसको कहेंगे हिस्सी हरकी मैदान या महारती दायरा उर्दू में। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? गत्यात्मक पक्ष। गति मोटर है, गत्यात्मक पक्ष। ठीक है, सही, मेरा हिंदी ठीक है, करेक्ट है, मेरे लिए ताली बजा सकते हो आप हिंदी में। अच्छा, 5th में मैंने हिंदी पढ़ी है। हाँ, हिंदी मैंने 5th में पढ़ी है। मैंने कोशिश की है ताकि आप तक जो भी नॉलेज पहुंचे वो परफेक्ट, कोई गलती नहीं हो, कोई एरर ना हो। क्योंकि आप सारे लोग टीचर हैं, मैं सबसे ज्यादा दुनिया में अगर रेस्पेक्ट करता हूं वो टीचर की करता हूं। क्योंकि हमारे टीचर है, जो एक बच्चा जब हमारे पास आता है ना, वो क्या होता है? एक स्लेट की तरह होता है, और जब निकलता है क्या? एक लीडर होता है, एक डॉक्टर होता है। तभी अल्लामा इकबाल का एक शेर है, शायद आपको याद होगा, मुझे उतना वो शेर याद नहीं, कि शेख मकतब है एक इमारत घर जिसकी सन्नत है रूह इंसानी। रूह इंसानी। यहाँ पर रूह इंसानी पनपती है। यहाँ पे हम जो टीचर होता है ये सोल का डॉक्टर है, एक दिमाग का डॉक्टर होता है टीचर। ठीक है, तो आपने चार्ट तैयार किया सर। अब हम नया एक चार्ट आपके सामने लाएंगे। अब हम डिस्कशन करेंगे इन 3 डोमेन्स को। हम डिस्कशन करेंगे कितने डोमेन्स को? 3 डोमेन्स को हम डिस्कशन करेंगे। मैं चार्ट उतार देता हूँ फिर।